गाइस, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की। पिछले लेक्चर में जो टॉपिक था अपना हेनरी लॉज वगैरह वो वहीं पर है, वो एंड होता है। आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे जो उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा हट करके बात करेंगे। आज जो टॉपिक है अपना वो क्या है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब। देखो, नाम से ही समझ आ जाना चाहिए, वेपर है हमारे पास सिस्टम में और वो क्या लगा रही है? कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, यही होगा ना। तो अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं या समझे हम इसे, तो इसका मतलब क्या हुआ? मानो आपके पास कोई एक सिस्टम है, मान लिया मैंने कि मेरे पास कोई क्या है, सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में मान लो यहां पर मेरे पास कोई लिक्विड या कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? ये लिक्विड थोड़ा सा इवेपोरेट होता है और यहां पर इसके क्या बनते हैं? कुछ वेपर्स बनते हैं। जब इसके ये वेपर्स बनते हैं तो ये वेपर क्या करते हैं? इस लिक्विड सरफेस पे पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या करेंगे? आंशिक दाब लगाएंगे, हल्का प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ये जो पार्शियल प्रेशर इस सरफेस पे एक्सर्ट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जब ये सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, मैं बोल सकता हूं। और क्या होगा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, यानी ये सिस्टम पूरा क्या है? इक्विलिब्रियम में। और एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर कुछ वेपर्स होंगी, वो इस लिक्विड या इस सॉल्यूशन की सरफेस पे क्या करेगी? प्रेशर एक्सर्ट करेगी। और वो प्रेशर भी कौन सा है? पार्शियल प्रेशर है। वो जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वही इस सिस्टम का या इस सॉल्यूशन का या इस लिक्विड का क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। तो समझो दोबारा क्या हुआ? अगर किसी सिस्टम में कोई वेपर किसी लिक्विड या किसी सॉल्यूशन की सरफेस पर क्या एक्सर्ट करे? पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करे, तो वही अपना क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है उस सिस्टम का। उसमें अगर कोई लिक्विड है या कोई सॉल्यूशन है तो उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। अब यहां पर ध्यान रखना एक बात, वेपर प्रेशर यहां पे जो डिफाइन हो रहा है वो वॉलेटाइल लिक्विड के लिए है। किसके लिए है? वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब ये होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो चंचल है। चंचल का मतलब क्या हुआ? चंचल का मतलब ये हुआ अगर इस सब्सटेंस को हल्का सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो ये इवेपोरेट हो जाएगा। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो इजीली क्या हो? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, या मैं बोल सकता हूं इजीली सब्लिमेट हो जाए, वो मेरे लिए क्या होते हैं? वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। अब ये वॉलेटाइल सब्सटेंस होते कौन कौन है उसे अगर हम देखें तो जैसे हुआ अपना अल्कोहल, ईथर, ठीक है, पेट्रोल, यानी जितने भी गैसोलीन है अपने पास, मैं गैसोलीन बोल दूं, ठीक है, समझ जाओगे। पेट्रोल, गैसोलीन हुआ, बेंजीन हुआ अपने पास, ठीक है। ये तो आप बोलोगे लिक्विड है सर कोई सॉलिड का, तो कैंफर यानी कपूर जिसे हम बोलते हैं, कैंफर भी हो गया। और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, ये भी क्या होता है? सप्लीमेंट होता है इजीली, यानी ऊर्ध्वपातित होता है। ऊर्ध्वपातन हिंदी में जिसे बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन का मतलब तो पता है ना सबको। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है वो क्या होता है? डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट गेनिंग लिक्विड स्टेट, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये कुछ सॉलिड दो मैंने एग्जांपल दिए और ये बाकी क्या है? अपने लिक्विड एग्जांपल्स हैं जो किस सब्सटेंस के? वॉलेटाइल सब्सटेंस के। वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब ये होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं वाष्पशील पदार्थ। क्या बोलेंगे? वाष्पशील पदार्थ। यानी वेपर प्रेशर उन्हीं का निकलता है जो कैसे होते हैं? नेचर में वाष्पशील होते हैं। आई बात समझ में? नाम से ही डिफाइन हो रहा है। अब देखो, अब हम बात करेंगे इस वॉलेटाइल लिक्विड जो भी होते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस जो भी होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी क्या है? दो बातें ध्यान रखनी है मेनली। जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे, ये जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इनका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। जब इनका वेपर प्रेशर हाई होता है तो मैं ये बोल सकता हूं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। क्या होता है?
कभी देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसको लुकआउट कराऊं, आपने बाइक जब चलाई, कभी कभार क्या होता है बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो अपने क्या करते हैं, बाइक को हिलाते हैं। जब बाइक को हिलाते हैं तो अपनी जो ऑयल की, जो फ्यूल की जो टैंक होती है, उसमें हम जैसे ही उसको अचानक से खोलते हैं तो फट सी आवाज आती है। वो फट सी आवाज किसकी आई है, वहां पर उस पेट्रोल की कुछ वेपर बन गई थी जो क्या कर रही थी, प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी। जैसे ही ढक्कन ओपन हुआ वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, तो वही अपना क्या बनाती है, वेपर प्रेशर बनाती है वहां पर। यानी पेट्रोल मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम, यानी इजीली इवेपोरेट हो जाता है। वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो इजीली क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाए। और उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, हाई होता है। अगर पेट्रोल को गर्म करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कोई ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी वॉलेटाइल सब्सटेंस जितने भी होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और उनका वेपर प्रेशर नहीं, वाष्प दाब क्या होगा, हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, ये तो पता है आपको। दूसरी बात हम करते हैं, ये जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे इनके मॉलिक्यूल्स, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लो इनके मॉलिक्यूल्स, इनके जो मॉलिक्यूल यानी जो अणु है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है, वो क्या होने चाहिए या क्या होते हैं, वीक होते हैं नेचर में। यानी जो अंतराणुक बल होते हैं, आकर्षण बल होते हैं, वो क्या होते हैं, दुर्बल प्रकृति के होते हैं। ये देखो, ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना। जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे, जितने भी वाष्पशील पदार्थ होंगे, उनका वेपर प्रेशर, एक नंबर बात ध्यान रखनी, हमेशा क्या होता है, हाई होता है। बताने की जरूरत ही नहीं, हमेशा क्या होगा, हाई होगा। दूसरी बात, जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा कम होता है। तीसरी बात, जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी दुर्बल अंतराणुक आकर्षण बल होता है। अब हम देखो, हम बात करते हैं, हमने ये बात कर ली वेपर प्रेशर की, डेफिनेशन आपको दिखती रहेगी, उस नोट्स में मिल जाएगी वैसे तो, लेकिन यहां पर भी देखो वीडियो में चल रही है। वॉलेटाइल लिक्विड की हमने बात कर ली। ये जो वेपर प्रेशर है इसको हम डिनोट करते हैं पी नॉट से, ये ध्यान रखना भाई साहब। वेपर प्रेशर को अब से हम पी नॉट, पी के ऊपर 0, इसको हम पी नॉट बोलते हैं, इस पी नॉट से मैं डिफाइन करूंगा। एक बात ध्यान रख लेना। अब ये जो पी नॉट है, यानी जो वेपर प्रेशर है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और किन किन चीजों से इंडिपेंडेंट रहता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, मैं देखूं जो पी नॉट है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, यानी निर्भर किन किन पे करता है। जो वेपर प्रेशर है वो किन किन चीजों पे निर्भर करता है। तो यहां पर देखो, सबसे पहली जो बात आएगी, एक नंबर टेम्परेचर। ये भाई साहब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। अब आप लोग कहोगे कैसे। फॉर एग्जांपल आपके पास पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल को गर्म करो। मैंने आपको एक चीज बताई है, जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, हमेशा हाई होता है। उनका हमेशा क्या होता है, हाई होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। पेट्रोल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे आप गर्म करोगे तो इजीली क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। अब वो इवेपोरेट जल्दी क्यों हुआ, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था। अब मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। अब मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। अब ये फ्यूल टैंक है अपना, यहां पर पेट्रोल भरा है, यहां पर क्या भरा है, पेट्रोल। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या होता है, पेट्रोल की क्या बन जाती है, वेपर्स बन जाती है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था साउंड वाला। टंकी जब खोलते हैं, फ्यूल टैंक खोलते हैं तो एकदम से पचाक से आवाज आती है साउंड की, ठीक है। तो वो क्या रहा है, पेट्रोल नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये जो वेपर है ये क्या कर रही है, इस पेट्रोल की सरफेस पे कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, पार्शियल प्रेशर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर रहा हूं। अब आप लोग सोचो, जब पहले हमने गर्म ना किया था इसे, तब भी क्या थी, यहाँ पर वेपर थी। अब मैंने इसे और गर्म कर दिया। जब मैं और गर्म कर दूंगा तो इसकी पेट्रोल की वेपर्स क्या होंगी, और बनेगी। अब यहाँ पर ये कितनी मैंने बनाई है वेपर, मान लो 5 बनाई है, तो यहाँ पर अब और वेपर आ जाएगी खूब सारी। जब खूब सारी वेपर और आ जाएगी, वो खूब सारी वेपर क्या एक्सर्ट करेगी, इस पर पार्शियल प्रेशर।
जब पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर बात क्या हुई, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, पहले कम वेपर थी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया धीरे धीरे वेपर्स का अमाउंट क्या हुआ, ऊपर बढ़ने लगा। जब अमाउंट बढ़ने लगा वेपर्स का, यानी वाष्प बढ़ने लगी, तो वाष्प भाई साहब अब खूब सारा धक्का देगी पेट्रोल की सरफेस पे, प्रेशर लगाएगी। वो जो प्रेशर लगा रही है उसी को हम क्या बोल रहे थे, वेपर प्रेशर बोल रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ ना, पहले 5 ही मॉलिक्यूल्स का था, अब खूब सारे मॉलिक्यूल्स क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। तो एक बात क्या समझ में आई, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो वेपर प्रेशर भी भाई साहब क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो ये अपना वेपर प्रेशर ही तो है, ये पी नोट ऐसे नहीं है, ऊपर वाला है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर पी नोट है, उसी की बात कर रहे हैं। दूसरी अगर बात करूं मैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सब्सटेंस बोल सकता हूं, क्या सॉल्वेंट और सब्सटेंस। तो देखो नेचर का अभी मैंने आपको वोलेटाइल लिक्विड के अंदर एक बात बताई थी, अगर मेरे पास इंटरमॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक होता है, तो वो एक वोलेटाइल लिक्विड बोल सकता हूं मैं, तो मैं उसे क्या बोल सकता हूं, वोलेटाइल सब्सटेंस बोल सकता हूं। यानी वोलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं उनके बीच वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, अगर उनके बीच वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ये बात हमने पढ़ी। तो यहाँ पर नेचर क्या होना चाहिए हमारे लिए, वीक अट्रैक्शन फोर्स वाला होना चाहिए, जिनका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ये आपको ध्यान रखनी। तीसरी बात, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अपना, बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर भी क्या करता है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आपको जो तीनों बातें बताई थी कि ये 3 ध्यान रखना, उसी को मैं रिलेट करके हम यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। तो देखो, मान लो मेरे पास 2 सब्सटेंस है, ये है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स वाला, ये है वीक अट्रैक्शन फोर्स वाला। इसको भी आपने क्या दिया, टेम्परेचर, इसको भी आपने क्या दिया, टेम्परेचर। अब आपको पता है जो वीक अट्रैक्शन फोर्स वाला है उसको अगर मैं कम टेम्परेचर दूंगा तो जल्दी से बॉयल हो जाएगा, लेकिन ये बॉयल जल्दी से नहीं होगा, इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। आई बात समझ में। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट मैं बोल सकता हूं क्या होगा, कम होगा। मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, उसकी वजह से ये जल्दी से क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। क्या हो गया भाई साहब, वाष्प में बदल गया, इवेपोरेट हो गया। जब ये जल्दी से इवेपोरेट हुआ तो खूब सारी क्या बनेगी, इसकी वेपर्स बनेगी, और इस पर क्या लगाएगी, वो वेपर प्रेशर अप्लाई करेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मेरे को पता है वेपर प्रेशर तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, अभी हमने समझा। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट से इसको रिलेट करूं तो मेरे को एक बात पता चली, ऐसा सब्सटेंस जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो यहां से क्या बात निकली कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वेपर प्रेशर में। यानी अगर आप किसी का वेपर प्रेशर क्या देखते हो, ज्यादा देखते हो, या मैं इसको ऐसे लिख दूं ज्यादा बेटर रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर मैंने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया किसी का तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का कम है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक बात ये ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब जो वेपर प्रेशर है वो किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। देखो, जो वेपर प्रेशर है वो किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ये देखता हूं, मेरे पास जो सिस्टम था, ये जो सॉल्यूशन था, उसमें क्या होगा, हो सकता है मेरे पास लिक्विड हो और वेपर हो, दोनों ही होंगे, लिक्विड वेपर। तो यहां पर इस लिक्विड और वेपर का जो बाउंड्री एरिया होगा, जो क्या होगा, बाउंड्री एरिया। बाउंड्री एरिया का मतलब समझते हो ना, कि भाई साहब ये कितनी बाउंड्री, सर्कुलर, अगर मेरे पास कोई बीकर है तो ये क्या होगा, ये सर्कल बनाएगा, उसका क्या होगा, कोई ना कोई बाउंड्री एरिया होगा। अब जो बाउंड्री एरिया होगा सर्कुलर की फॉर्म में हो, तो ये क्या करेगा, ग्लास में, कांच की ग्लास में अगर पानी डाला है तो ऐसा कुछ कर्वेचर बनता हुआ दिखाई देता है आपको। ये जो कर्वेचर है, यानी जो एरिया एंड
जो कर्वेचर है किसका, लिक्विड और वेपर बाउंड्री का, उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर डिपेंड नहीं करता। वो कितना भी हो, कैसा भी हो, P नॉट डजंट डिपेंड्स ऑन दैट। उसको तो बस क्या चाहिए कि आप हमें वेपर दे दो और हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कोई भी लिक्विड हो उस सॉल्यूशन में, कोई भी लिक्विड हो, हम तो क्या, हमारा काम क्या है, सिर्फ प्रेशर एक्सर्ट करने का। हम ये नहीं देखेंगे वो कितना वॉल्यूम में, कितना एरिया में, क्या कर्वेचर बना रहा है, क्या नहीं बना रहा, भाड़ में जाए। यानी दूसरी बात उसने बोल दी, जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, चाहे कितना भी वॉल्यूम हो आपके पास सब्सटेंस का, हमें नहीं पता, हम तो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वही है अपना। तीसरी बात ये बोल दी कि जो वेपर बन रही थी यहाँ जो वेपर बन रही थी, यहाँ जो गैसेस थी, वो कोई भी गैसेस हो, चाहे आप 3 गैसेस भर दो, यहाँ 4 गैसेस भर दो, 5 भर दो, 6 भर दो, 10 भर दो, 1000 भर दो, हर एक गैस का अपना अपना क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, उसे बाकी गैसों से कोई मतलब नहीं है। यानी जो वेपर प्रेशर है वो नहीं डिपेंड करता किस पर, आप अगर किसी सॉल्यूशन में खूब सारी गैसेस ले रहे हो तो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ अपनी नेचर का जानता है कि मेरी नेचर है प्रेशर एक्सर्ट करना, वो तो मैं करके रहूंगा, मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए। यानी इट डजंट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेस इन सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में अदर गैसेस जितने भी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो ये अपना टॉपिक खत्म होता है वेपर प्रेशर का। अब यहां से एक चीज निकल के आती है, राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट का नियम है वो क्या कहता है, हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हेनरी लॉ की बात की थी। हेनरी लॉ किस पर बात कर रहा था, हेनरी लॉ क्या बोल रहा था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमने बात की थी। अब यहां पर जो राउल्ट लॉ आएगा ये भी कुछ सिमिलैरिटी है, मतलब मैं बोल सकता हूं ऑलमोस्ट सेम है। तो यहां पर गड़बड़ क्या है, फिर वहां पर वो किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी सॉल्यूशन पे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जो राउल्ट का लॉ है वो स्पेशली वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए बना है, इसीलिए हमने वेपर प्रेशर पहले पढ़ा है। राउल्ट का जो लॉ है वो स्पेशली किसके लिए, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए। अब देखो राउल्ट लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये मेनली एक तो किसके लिए ध्यान रखना, जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, वॉलेटाइल सॉल्वेंट बोल सकता हूं मैं, क्योंकि सॉल्यूशन में 2 ही पार्टिकल, मतलब 2 ही हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, नॉर्मली हमारे पास वॉलेटाइल होना चाहिए। आगे जाके आपको पता लगेगा इसकी लिमिटेशंस के अंदर कि भाई साहब मेनली ये किसके लिए, सॉल्वेंट तो कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल, और जो सॉल्यूट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस समय तो इसने क्या बोल दिया था कि जो सॉल्यूट है वो भी वॉलेटाइल है और जो सॉल्वेंट है वो भी मेरे पास क्या है, वॉलेटाइल। अब इसने एक बात और बोल दी, अब चाहे मेरे पास सॉल्वेंट वॉलेटाइल हो चाहे ना हो, उस समय जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब तो उसने बोल दिया होशियारी में, चाहे वॉलेटाइल हो चाहे ना हो मैं ये लॉ सब पे अप्लाई कर सकूं। लेकिन जब लिमिटेशन सामने आई, इसकी कुछ कमियां सामने आई, तब हमें पता लगा कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो तो किस नेचर का होना चाहिए, वॉलेटाइल, बट जो सॉल्यूट है वो किस नेचर का होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल नेचर का, यानी वाष्पशील नहीं होना चाहिए, अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए। तो इस लॉ की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट की बात करूं, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट देखो हेनरी लॉ से मिलता जुलता है। हेनरी लॉ क्या बोल रहा था कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी गैस का किसी सॉल्यूशन में, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या हो रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मैं उसको ऐसे बोल सकता था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। बट अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ ये क्या बोलता है, ये बोलता है भाई साहब अगर आपके पास कोई सिस्टम है या कोई सॉल्यूशन है, ये माना मैंने सिस्टम, यहां पर मान लो ये सॉल्यूशन है मेरे पास, यहां पर सॉल्यूट भी है इसके अंदर और सॉल्वेंट भी है। मैंने मान लिया इनमें से कोई एक सब्सटेंस ऐसा है जो क्या है, वॉलेटाइल, या हो सकता है दोनों ही सब्सटेंस किस नेचर के हो, वॉलेटाइल नेचर के हो। जब इनमें से कोई एक या दोनों ही के दोनों क्या वॉलेटाइल नेचर के होंगे, तो हमने अभी पढ़ा है अगर वॉलेटाइल नेचर किसी का है
तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या बनाएगा, यहाँ वेपर बनाएगा। जब ये वेपर बनाएगा तो ये क्या करेगी, वेपर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो इस सिस्टम में क्या जनरेट होगा, वेपर प्रेशर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, वेपर प्रेशर। अब यहां पर सुनना, जो राउल्ट लॉ है वो किसी सिस्टम का वेपर प्रेशर निकालने में माहिर है। यानी किसी सिस्टम का अगर हमें वेपर प्रेशर देखना है, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या वेपर प्रेशर है किसी कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, हम राउल्ट लॉ से फाइंड आउट करते हैं। तो अभी इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर होगा, मान लेता हूं किसी भी गैस का, कोई भी गैस मानी मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन दैट सॉल्यूशन, इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन दैट सॉल्यूशन। एंड ये क्या है अपने पास, वेपर प्रेशर किसी गैस का, उसको मैंने अभी आपको क्या बताया था, P नॉट से डिनोट करूंगा। तो स्टेटमेंट क्या बना भाई साहब, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट होता है किसका, उस गैस के मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का। सिंपल सी कहानी है। अब इसको किसी और तरीके से भी मैं बोल सकता हूं क्या, कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के। जो हेनरी ने बोला बस वही है, एज इट इज, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट ये याद रखना ताकि कंपेयर करने में आसान रहे। क्या बोला उसने, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन and vapor pressure of that substance in that solution at a particular temperature। बस इतना सा। अब हम बात करेंगे ये जो राउल्ट लॉ है, ये जो राउल्ट का नियम है, इसे हम कहाँ अप्लाई करें और कहाँ नहीं अप्लाई करें, यानी इसकी लिमिटेशन की अगर बात करूं मैं, लिमिटेशन का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको पहले बताया था इसकी कमियां क्या क्या है, इसकी सीमाएं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। हम सबसे पहले बात करें कहाँ कहाँ ये लॉ अप्लीकेबल है और कहां कहां ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। तो देखो ये जो लॉ है राउल्ट का, ये मेनली किसके लिए है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। जो विलयन बहुत ही तनु है, यानी तनु विलयनों के लिए मैं बोल सकता हूं, तनु विलयनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जो क्या हो, एक दूसरे के अंदर घुलनशील होते हैं या विलयनशील होते हैं, यानी मिसिबल होते हैं। फॉर मिसिबल सॉल्यूशंस, यानी घुलनशील बोल दूं या विलयशील बोल सकते हैं, घुलनशील विलयनों के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल, एंड सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये मेनली होते हैं कंपटीशन पर्पस के लिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर बोर्ड एग्जाम्स को देखें तो बोर्ड एग्जाम्स में वो आपको सिंपल ही पूछेगा, राइट द लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ, इतना सा। तो आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन बनाकर चलना है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, it is applicable for miscible solution, it is applicable for non volatile solutes and volatile solvents। यानी जो मेरे पास विलय है वो कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील, और जो विलायक है वो कैसा होना चाहिए, वाष्पशील। उन पर मैं क्या करूंगा, ये लॉ अप्लाई कर दूंगा। लेकिन कहां नहीं अप्लाई कर सकते, तो सुनना, ऐसे सॉल्यूट यानी ऐसे विलय जो किसी सॉल्वेंट में जाने के बाद एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाए, यानी अपने आयंस में टूट जाए, तो वो कौन होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यानी ऐसे सॉल्यूट जो क्या हो, या तो एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो, कहा, सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में। यानी कौन हो, एग्जांपल है ये इसका क्या, इलेक्ट्रोलाइट, यानी NaCl हो गया, KCl हो गया, ये जो अपने आयंस में टूट जाते हैं
नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि वो अपने आयंस में टूट रहे हैं, तो उनका कोई तामझाम नहीं है यहाँ पर, वो जाओ बाढ़ में। दूसरा और कहानी अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये मिसिबल सॉल्यूशंस के लिए, ये किसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर इममिसिबल सॉल्यूशन, यानी अविलयशील या अघुलनशील जो पदार्थ हैं या जो मेरे पास विलयन है, उन पर मैं ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक छोटी सी अगर मैं बात करूं कि जो हेनरी लॉ हमने पढ़ा और जो राउल्ट लॉ हमने पढ़ा, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जब हमारे पास हेनरी लॉ था तो हमने ये क्यों बनाया, उस साइंटिस्ट ने ये लॉ क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो देखो, जो हेनरी लॉ था, हमने जो पढ़ा था, इस लॉ की हेल्प से हमें क्या मिलती है, मोलर कंसंट्रेशन। क्या मिलती है, मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोल पर लीटर में हमें क्या मिलती है, मोलर कंसंट्रेशन मिलती है, मोलर सांद्रता मिलती है। हिंदी में लिख ही देता हूं, मोलर सांद्रता मिलती है किसी पदार्थ की इस हेनरी की लॉ से, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं विलयता के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, विलयता, यानी सॉल्युबिलिटी के बारे में मुझे इस लॉ के बारे में, इस लॉ की हेल्प से पता चलता है। और इस लॉ की हेल्प से हमें क्या पता चलता है, सिंपल, अभी मैंने आपको बताया, ये वेपर प्रेशर। इस लॉ की हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सॉल्यूशन के लिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर। दूसरा, जो हेनरी का लॉ था, उस पर किन किन चीजों पे बात हो रही थी, उन पर पार्शियल प्रेशर, किस पर बात हो रही थी, पार्शियल प्रेशर पे, सॉल्युबिलिटी पे, किस पर बात हो रही थी, पार्शियल प्रेशर पे और सॉल्युबिलिटी पे। लेकिन यहां पर किसके बीच की कहानी है, लेकिन ये यहां पर देखना है कि पार्शियल प्रेशर सॉल्युबिलिटी किस किन सब्सटेंस के लिए थी, फॉर एनी लिक्विड सॉलिड, इसे मैं ऐसे लिख दूं, फॉर एनी सॉलिड लिक्विड, और क्या पढ़ा था हमने, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, यही पढ़ा था ना, इनके लिए बात हो रही। लेकिन यहां पर मेनली क्या है, यहां पर है तो सॉलिड और लिक्विड सबके लिए होगी, लेकिन मेनली किसके लिए है, वॉलेटाइल जो सब्सटेंस होंगे उनके लिए। अब वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए इन पे बात हो रही है राउल्ट के लॉ में, और किसकी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर की कहानी की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो यहाँ पे भी बात हो रही थी और यहाँ पे भी बात हो रही थी, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर मेन काउंट करेंगे वेपर प्रेशर को, यहाँ हमें पता है सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर मेनली बात किसकी हो रही थी, मोलर सांद्रता या विलयता, जिसकी हम बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी की, और यहाँ पर मेनली कहानी किसकी है, वेपर प्रेशर की। इसको हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको हम वहीं अप्लाई करेंगे जहां सॉल्वेंट किस नेचर का हो, हमारे पास वॉलेटाइल यानी वाष्पशील नेचर का हो, ठीक है। तो ये कहानी थी राउल्ट लॉ की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये जो राउल्ट का लॉ है, ये मेनली दो तरीकों पर बनाया गया था, यानी दो इसकी केसेस लिए गए थे। जो पहला केस हम कंसीडर करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, और जो दूसरा कंसीडर करेंगे हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। उस पर हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगी नहीं, यहाँ पे कुछ ग्राफ्स आएंगे, वो आपको समझने होंगे।